नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। सोशल मीडिया पर बायकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाते चले, जहां पर देखिए पाकिस्तान के मददगारों पर अब किस तरह से गाज गिरने वाली है। एक बड़ा एक्शन होने वाला है और आकाश से पाताल तक एटमी ब्लैकमेल ध्वस्त कर दिया गया है। भारत की पीठ में तुर्की ने खंजर भोंका है और शीत युद्ध के दौरान से ही यहां तुर्की बेवफा बना और पाकिस्तान ने भारत से ही आप देखिए किस तरह से अब अपील कर ली है। भारत के खिलाफ तुर्की का पर्दाफाश हो चुका है। सिंधु जल संधि को लेकर लगातार गुहार लगाई जा रही है। सिंधु जल समझौते को लेकर फैसले पर विचार करने पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। एक बार फिर से सोचने की बात पर बल दिया जा रहा है। भारत ने तुर्की के साथ आयात निर्यात फिलहाल बंद कर दिया है। बताते चले कि भारत तुर्की से 1200 करोड़ रुपए का आयात करता है और अमेरिकी थिंक टैंक का भारत को लेकर एक बड़ा बयान जारी हुआ है। पाकिस्तान ने इतना बड़ा अटैक नहीं सोचा था, थिंक टैंक की तरफ से ये कह दिया गया। और पाकिस्तानी एयरबेस पर जो हमला हुआ वो एक बड़ा गेम चेंजर था। तो लगातार आपके सामने जहां पर देखिए किस तरह से सोशल मीडिया पर बायकॉट टर्की जो है वो ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि भारत तुर्की के बीच में जिस तरह से व्यापार चल रहा है वो देखिए। भारत और तुर्की के बीच में व्यापार में ही पिछले कुछ सालों से काफी तेजी से यहां पर काम हो रहा था, लेकिन 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच में कुल व्यापार 13.8 बिलियन डॉलर पार कर गया है। हालांकि 2023 से 24 में इसमें कुछ गिरावट आई और ये व्यापार यहां 10.43 बिलियन डॉलर रहा और इसमें से भी भारत ने 6.65 बिलियन डॉलर का सामान बेचा और 3.78 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा है। यानी कि यहाँ जो ट्रेड बैलेंस है भारत के पक्ष में है और इसी तरह दोनों देशों में एक दूसरे से यहाँ निवेश जो है वो किया जा रहा था। खासकर देखिए भारत तुर्की को गाड़ियां, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट करता है। भारत तुर्की से यहाँ फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट, ड्राई फ्रूट्स मांगता है और तुर्की की कई कंपनियां भारत में लोकप्रिय भी रही हैं और इनमें यहां आप देखिए किस तरह से उल्कर, गॉडवा, एलसी, विकी का नाम आया है और साथ ही साथ तुर्की के जो स्किन केयर हैं, पर्सनल केयर ब्रांड हैं, वो भारत में जगह बना गए थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये बड़ा एक्शन हुआ, अप्रैल 2000 से ही देखिए दिसंबर 2023 तक तुर्की का भारत में कुल एफडीआई 227.5 मिलियन डॉलर रहा। भारतीय कंपनियों ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच में तुर्की में लगभग 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया है और पिछले साल करीब यहां 275,000 भारतीय पर्यटक तुर्की गए और इस दौरान उनका औसतन खर्च 1.2 लाख रुपए रहा। तुर्की की यहाँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भारतीय पर्यटक बहुत अहम है और यहाँ आपको बताते चलें किस तरह से डेस्टिनेशन के तौर पर अगर बात की जाए तो फेवरेट में माना जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान का साथ यहाँ तुर्की ने दिया है, सवालिया निशान जरूर खड़े हो गए हैं कि आखिर तुर्की की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है तो भारत ने फुल एक्शन में आते हुए कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। कर्नल एस पठानिया, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत कर्नल जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत राजन जी। निपुण आलमबयाल हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी निपुण जी। जिस तरह से टर्की को बैन करने की बात हो रही है कि बायकॉट टर्की ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान का साथ देने का ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अब। हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही और हम देखेंगे, देखिए सिंपल सी बात है कि जब किसी देश के ऊपर अटैक होता है और उस अटैक का हमारे जो कार्रवाई थी पाकिस्तान के लिए वो आतंकवाद के अगेंस्ट थी, ना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के सिविलियंस के अगेंस्ट। तो ये भारतीय जनता में इस बात का रोष है कि क्या टर्की जो है आज आतंकवाद के साथ खड़ा है, और अगर आतंकवाद के साथ खड़ा है तो हम वहां पर टूरिज्म यानी कहते टूरिस्ट क्यों जाए। इस तरह का जो बायकॉट है, उनसे प्रोडक्ट क्यों खरीदें, हम उनसे सेव क्यों खरीदें, ये तमाम तरह के बायकॉट शुरू हुए। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की अगर भाषा में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेसी का सेकंड टाइप, जिसको हम सिटीजन डिप्लोमेसी बोलते हैं। और सिटीजन डिप्लोमेसी एक्ट भी बोला जाता है कि जब जनता जो है वो सरकार के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है या सरकार को दबाव में लाती है। और डेफिनेटली देखिए जैसा आपने अभी डाटा दिया
टर्की और अजरबैजान दोनों देशों में 10% जो टूरिस्ट जाते हैं वो भारत से जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ आज सुबह सब देखे तो करीब 50% लोग जो विजिट करने वाले थे वो अपने टिकट कैंसिल करवा चुके हैं, और जो आपकी न्यू बुकिंग थी वो 60% की गिरावट आ चुकी है। टर्की का सुबह ही हम देखें तो जो उनका टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भारत के लोग आए, किस तरह का कोई इशू नहीं है। तो ये मैं मानता हूं कि दैट इज द रियल पावर ऑफ द 140 करोड़ पीपल, और ऐसा होना भी चाहिए था। ये टर्की वही है, जब वहां पर भूकंप आया तो हमने अपनी हेल्प भेजी, हमने सहायता की हर तरीके से। लेकिन टर्की का जो रुझान रहा है वो स्टार्टिंग से पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी, वजह बहुत सारी है। टर्की एक सपना देख रहा है पूरे का पूरा कि मैं एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं, जिसमें वो मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान को साथ में लेकर सऊदी को काउंटर करते हुए ओआईसी का विकल्प बनाने का प्रयास कर रहा है। आप बनाइए विकल्प, हम आपको मना नहीं करते, आप बनिए इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर, लेकिन कम से कम ये तो ध्यान रखिए कि जो देश आपके साथ एक अच्छे संबंध रखता है, वहां के लोग आपके यहाँ पे विजिट करने आते हैं, आप उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। आप उनको मारने के लिए केवल ड्रोन नहीं भेजा इन्होंने टर्की ने, बल्कि ड्रोन के ऑपरेटर तक भेजे, क्योंकि जिस प्रकार के ड्रोन भेजे गए थे पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए, हमको चलाने नहीं आते। तो टर्की ने कहा टेंशन को लेते हो, हम अपने ऑपरेटर आपको भेज देते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे देश के प्रति भारत की जनता अगर बाइकाट कर रही है तो मैं तो कहूंगा नेशनलिज्म भी है, और मैं मानता हूँ कि सच्ची रूप से जो वहां पर शहीद हुए 26 लोग, उनके प्रति श्रद्धांजलि भी यही है। ठीक है सर जी, यहाँ राजन जम्वाल जी, ब्रिगेडियर राजन जम्वाल, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि अगर देश की जनता बाइकॉट कर रही है तो ये दुश्मन के लिए एक सीधा सीधा मैसेज रहेगा कि अगर कोई भारत का दुश्मन है और अगर उसका साथ कोई देता है तो उसे भारत भी बाइकॉट करेगा, उस पर एक्शन करेगा। देखिए बिल्कुल सही बात है। जहां तक टर्की की बात है, टर्की की एक इतिहास है, वो हमेशा गलत ताकतों के साथ रहा है। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर था, खत्म हो गया क्योंकि गलत ताकत के साथ था। दूसरे विश्व युद्ध में फिर गलत ताकतों के साथ गया और टुकड़े, मतलब खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अजरबैजान युद्ध में उसने ओपनली साथ दिया, ठीक है ना। अपना रशिया यूक्रेन में उसने ये ड्रोन यूक्रेन को दिए। अभी भारत पाक के अंदर जब उसने पाकिस्तान को दिए, वो फिर इतिहास के गलत रास्ते पे है। भारत ने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी डिफाइन कर दी। टर्किश ड्रोन कुछ नहीं कर पाए, नुकसान टर्की का हुआ। अब वर्ल्ड मार्केट में उससे कौन ड्रोन खरीदेगा, क्योंकि उनके पता है कि ये ड्रोन कभी काम आए थे, अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। भारत के पास उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। तो जो मैं बता रहा हूं कि टर्की को इतिहास के हमेशा उल्टा चलने की आदत है, उसी वजह से उसका नुकसान हो रहा है। और अभी जो उनके राष्ट्रपति हैं, उनकी एक पर्सनल चॉइस है, मतलब एक पर्सनल एम्बिशन है कि वो नेता बनना चाहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड से। उसी के चलते ये सारा कुछ उन्होंने किया। अब भारत भी खुल के ग्रीस का साथ देगा, जिनके साथ अगेन टर्की की सदियों पुरानी दुश्मनी है। तो और हमें देना चाहिए। अगर ग्रीस आज हमसे हमारा D4 अपना आकाश तीर या ये जो भी हमारी टेक्नोलॉजी हमने डिस्प्ले करी थी, अगर मांगता है तो हमको बिल्कुल ग्रीस को बेचना चाहिए ये करके। क्योंकि अब मतलब इट इज, जब आपने ऑपरेटर भेज दिए, जहां तक आप ड्रोन देते तो चलो ये था कि भैया एक्सपोर्ट है, खाली है, पर जब आपने अपने ऑपरेटर भेज दिए, ये तो डायरेक्ट आप कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व। खाना पठानिया, हमेशा से ही तुर्की जो है वो बेवफा ही निकला है, क्योंकि हमेशा उसने अपनी दुश्मनी निकाली है। चाहे वो शीत युद्ध की बात हो, जब शीत युद्ध के ज़माने में अमेरिकी खेमे में वो शामिल हुआ, फिर तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद पहुंचाना शुरू कर दी। 65 के युद्ध में भी पाकिस्तान की सहायता की, फिर 71 में भी तुर्की ने यहाँ पाकिस्तान की मदद कर दी, 74 में फिर यहाँ करीबी जो साइप्रस का पर हमला था वहां पर भी किया, फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान का साथ दे दिया, फिर ऑपरेशन सिंदूर में भी अब तो पिक्चर सामने आ गई है। तो कितनी बार ही भरोसा करेंगे?
बार बार तो भरोसा नहीं कर सकते ना, एक बार फिर पीठ पर छुरा घोंप देखिए दिया। आशा जी, टू मी टर्की इज इनसिग्निफिकेंट, टोटली इनसिग्निफिकेंट, राइट? इस समय जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि मैं अपनी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूरे आर्म फोर्सेस जो उसके साथ और पूरे जो नेशन के हमारे लोग हैं उनको इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफलता पर बधाई देता हूं। 3 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पे आ गया है। जिस तरीके की हमने अपनी ऑफेंसिव और डिफेंसिव प्रोफेस दिखाई, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भारत अभी क्या है। और मैं खुश हूं कि मेरे दिमाग में या बाकी लोगों के दिमाग में भी जो इमेज थी कि भारत एक सॉफ्ट नेशन है, वो इमेज पूरी तरह से बदल गई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम सबको ये पता था कि पाकिस्तान की जो लड़ने की कैपेसिटी है, दैट कैनॉट गो बियॉन्ड 3 to 4 days। पैसा लड़ने के लिए आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए ना। वो $15 बिलियन के फॉरेन रिजर्व के साथ कितने दिन लड़ सकते थे? और उसके बाद जब उनका एयर डिफेंस पूरी तरह से मटिया मेट हो गया, और जो स्ट्राइक हम लोगों ने उनके एयर बेसिस पे की, जो स्ट्राइक उनके टेररिस्ट कैंप पे की, तो उसमें भारत की शक्ति पूरी तरह से उभर के सामने आई है। अभी टर्की को हम देखते हैं टूरिज्म की दृष्टि से। अगर आप देखेंगे, मालदीव के साथ जब हमारे रिलेशन हुए थे और हमारे लोग इतने नेशनलिस्टिक हैं कि उन्हें अपने आप ही उसको बायकॉट किया था। देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डिप्लोमेसी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि लोग ये समझते हैं कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। और जब वो पैसा खर्च करने की बात आएगी, दे विल डिस्कार्ड ऑल सच कंट्रीज, लाइक टर्की एंड अजरबैजान। This has given a beautiful message to the entire world कि और ये आप देना इंडिया जरूरी की भी जो है, ये ताकत देना है जरूरी भी है। उसको चलिए रुकेंगे एक हल्के छोटे में से ना ब्रेक के लीजिए। लिए। चल खेती किसान में मदद की, फिर उसके बाद यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन भी दिया। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान दवाइयां भी भेजी। 2023 में भूकंप आता है, ऑपरेशन दोस्त भी चलाया, लेकिन उसका जो फीडबैक या फिर रिएक्शन जो है वो तुर्की ने पाकिस्तान के अंदर से दे दिया ड्रोन के जरिए। जी देखिए, भारत की हमेशा पॉलिसी रही कि पूरी दुनिया के साथ हम एक मित्रवत व्यवहार करें। और हमारी एक नीति ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करें, चाहे वो सऊदी है, यूएई है, कतर है। इस तरह के जो कंट्रीज हैं, काफी हद तक हमने इनको पाकिस्तान से अलग भी किया और इनके साथ हमारे रिलेशंस बनाए। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि टर्की के साथ अभी तक हम उस तरह के रिलेशन नहीं बना पाए जिस तरह के रिलेशन आपके बनने चाहिए थे टर्की के साथ। उसका रीजन ही यही था कि टर्की जो यहाँ पर है, इस पूरे अगर हम देखें पूरा वेस्ट एशिया के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वो अपने एक ऑटोमन एम्पायर का दोबारा से सपना देख रहा है। और सपने देखने में वो पाकिस्तान को एक बड़ा विश्वस्त सहयोगी बना आपको देखता है, चाहे न्यूक्लियर वेपन के रूप में हो। और खासतौर से मैं देखूं कि जब 2016 में अर्दवान का तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया था, उससे पहले टर्की फिर भी कई मामलों में मुझे लगता है कि भारत का न्यूट्रल रहने का उसका स्टैंड रहता था। लेकिन 2016 में जब अर्दवान का तख्ता पलट करने की कोशिश हुई तो पाकिस्तान की सेना गई, पाकिस्तान की सेना ने मदद की और अर्दवान का तख्ता पलट होने से रोका। उसके बाद तो अभी देखिए कि अर्दवान लगातार जो झुकाव था वो पाकिस्तान की ओर से पूर्ण रूप से हो गया। और न्यूक्लियर वेपन को लेकर टर्की चाहता है कि हमको न्यूक्लियर वेपन दे पाकिस्तान। इस्लामिक गोलमें में एक देश है पाकिस्तान। भारत ने आज तक किसी भी देश को न्यूक्लियर वेपन नहीं दी, ना टेक्नोलॉजी दे, लेकिन पाकिस्तान के और आरोप लगते हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो चाहे वो ईरान हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कुछ वजह है जिसके कारण टर्की जो है मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान को लेकर ओआईसी को टक्कर देने का प्रयास कर रहा है और सऊदी उसको बैलेंस करता है। तो बहुत सारे एक जियोपॉलिटिकल जो रीजन्स हैं, उन रीजन के कारण टर्की जो है मदद करता है। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने जो स्टेप लिए या भारत की जनता ने जो है डिप्लोमेसी का जो यूज किया, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि आपका सिटीजन डिप्लोमेसी, जिस प्रकार का नेशनलिज्म दिखाया, ये निश्चित रूप से टर्की को कई मामलों को सोचने मजबूर करेगा। और जब कहते हैं लॉसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में बात आती है कि हम एटम वेपन की बात करें या हम लोग टूरिज्म की बात करें, किसको हमको मैनेज करना है। तो मैं समझता हूँ आज 140 करोड़ लोगों के पास वो पावर है। ब्रिगेडियर राजन, तो फिर कुल मिलाकर अगर निपुण जी की बात को देखा जाए तो क्या समझा जाए कि टर्की पाकिस्तान का भी सगा नहीं है, सिर्फ परमाणु हथियार को लेकर काम हो रहा है और अर्दोगन जो है वो एक मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं?
सारी गेम तो वही है। नहीं, बिल्कुल बात सही है कि एंड ऑफ द डे उसकी पर्सनल एम्बिशन है, जो पर्सनल एम्बिशन है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का मतलब अगला खलीफा बने, उसी चक्कर में उस टर्की को इस गड्ढे में ले जा रहा है। और भारत की जनता जो जवाब दे रही है उसकी कॉस्ट का उसको अंदाजा हो जाएगा कि हम इसको कितना इकोनॉमिक डैमेज पहुंचा सकते हैं और कितना आइसोलेट कर सकते हैं। जल्दी ही आपको पता लग जाएगा कि भी और क्या क्या हम कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो 11% यहाँ टूरिस्ट जाते हैं तो उसमें एकदम हो जाए, उसके सिवाय बहुत कुछ हम कर सकते हैं। काफी उसके जो मतलब खासकर जैसे कारपेट की मशीनरी वहां से आती है और कुछ टाइप की मशीनरी वहां से आती है और हमारे यहाँ से मेडिसिन वगैरह जाती हैं। हम अगर ये मतलब अगर ट्रम्प को फॉलो करें तो खाली टैरिफ रिजीम से ही हम उसको आधा बर्बाद कर सकते हैं, बिकॉज हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसको हमारी जरूरत है। दवाइयां उसको हमारी चाहिए, हम उसकी वो कारपेट की मशीनों के बिना भी जर्मनी में उससे बेहतर मिलती हैं, वो चला लेंगे। पर हमारी दवाइयां जब उसको 4 गुना रेट पे मिलेंगी तो और मतलब काफी कुछ है जो हमारे यहाँ से जाता है, तो उसको इकोनॉमी का समझ आ जाएगी। मतलब बिल्कुल एकदम कर्नल पठानिया वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक काज टर्की के अंदर हो सकता है, भारत के अंदर नहीं। भारत को उसकी जरूरत नहीं है, टर्की को भारत की जरूरत है, क्योंकि दवाइयां तो चाहिए। लेकिन बार बार जिस तरह से एक सवाल उठ रहा था कि डेवलपमेंट तरीके से काम चल रहा है, तो उसकी तस्वीरें अब क्लियर होना शुरू हो चुकी है, सच्चाई सामने आना शुरू हो चुकी है। देखिए मैडम, इकोनॉमी इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ओवर। एक जो नेशन जब कोई भी काम करता है, सबसे पहले वो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देखते हैं। उसके बाद उस एरिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर काफी उनको अमल करना पड़ता है। तो ये अभी टर्की जैसा देश जो है, अगर भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो सबसे बड़ी हमारी खूबी है कि हमारी 100 मार्केट देखिए आप कितनी बड़ी है, और इस समय दुनिया जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहती है। और उसके अंदर अगर आपकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है किसी डिसीजन से, तो वो जो लीडर है वो ठीक लीडर नहीं है उस कंट्री के लिए। और इस समय भारत की अगर आप देखें जो प्रोग्रेस है, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आप वेपन्स आर्मामेंट के अंदर देख लीजिए, आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, आप इसकी इनकी जो सैटेलाइट जो प्रोग्रेस है, तो भारत एक बहुत जल्दी एक विश्व शक्ति के रूप में उभर के सामने आ सकता है। और इस स्टेज पे अगर आप भारत से पंगा लेना चाहते हो तो उस देश के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर नहीं होगा। उसके बाद इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी आ जाती है, और जब इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ क्लैश करती है, तो फिर वो परिणाम जो निकलेंगे वो ठीक नहीं होंगे। उसका एग्जांपल आपने अभी इंडो पैक वॉर में देख लिया। 3 दिन के अंदर जो मुनीर जो अपने आप को समझता था कि बहुत बड़ा जिहादी है और वो इंडिया को तबाह बर्बाद कर देगा, आप उनकी हालत देखिए। इस समय उनकी जो स्ट्राइक हुई है किराना हिल और जो काहुटा प्लांट की बात कर रहे हैं, वहां तो एटॉमिक लीक की बात हो रही है। तो उनकी आप देखिए, और उसके बाद इनकी जो जगलर वेन है वो हमारे हाथ में भी आ गई इन फॉर्म ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये लोग तो घुटनों पे आएंगे, लेकिन जब आप खराब लीडर कंट्री में रहेंगे, उस कंट्री का विनाश होना तय है। और पाकिस्तान उसी रास्ते पे चल रहा है, बट टर्की भी उसको फॉलो करना चाहता है, दैट इज हिज डिस्क्रिशन। लेकिन तो अपने लोगों के लिए जो जिम्मेवारी एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए, जब वो नहीं है तो वो देश जो है बड़ी जल्दी बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। निपुण जी, अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि जिस तरह से ये कहा गया कि जब वेपन से यहाँ कार्रवाई चल रही थी पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक एयरक्राफ्ट को भी देखा गया और बताया जा रहा था कि शायद ये नागरिकों को लेकर आया है। लेकिन एरियल मेजरिंग सिस्टम जो अपनी भूमिका ले जाने के लिए जाना भी जाता है कि आखिर जो एरियल मेजरिंग सिस्टम है वो क्यों जाता है। विमान को किसी इलाके में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने की अगर पुख्ता जानकारी मिलती है तो उसके बाद उसे भेजा जाता है, फिर जांच होती है और फिर वो पुष्टि करता है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद ये वो एयरलाइन थी, वो एयरक्राफ्ट था जो इस पूरी टीम को लेकर वहां पहुंचा था। लेकिन जिस तरह से किराना हिल्स की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहां पर पूरा आरसीसी वर्क किया गया, स्टील के साथ वर्क किया गया, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम बन जाती है। तो कुल मिलाकर करक्स ऑफ द स्टोरी इज कि
जो पाकिस्तान के पास अब हथियारों की कमी हो गई, लड़ नहीं पा रहा था, ये एक हथकंडा अपनाने की कोशिश हुई, इसीलिए पीएम ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। देखिए, पाकिस्तान कुछ भी कहे, हम देखें अमेरिका के दो दो बोइंग विमान वहां पर पहुंचे हैं, अमेरिका का एनएसए वहां पर पहुंचे हैं और न्यूक्लियर टीम को वहां पर लेके पहुंचे हैं। इस बात में मुझे लगता नहीं कि कोई गुंजाइश है कि हमने जब वहां पर अटैक किया, खास तौर से सरगोदा एयरबेस को और किराना हिल के पास हम नहीं कह सकते, लेकिन नूर खान जो एयरबेस है उसको तो हमने डिस्ट्रॉय किया है और वो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं से उनके जो एटॉमिक जो भी एक्शंस उनको लेने होते हैं वहां से लेते हैं। वहां भी ऐसा हो सकता है कि वहां पर कुछ प्रकार का हुआ हो घटना जिस कारण ये पूरा का पूरा इंसिडेंट बन रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए होगा क्या कि अभी बहुत सारी चीजें समय के साथ निकल कर सामने आएंगी, लेकिन ये तो बात फैक्ट है कि जब एनएसए अमेरिका के जाते हैं पाकिस्तान में, अभी कल परसों की बात है, परसों जाते हैं और साथ में न्यूक्लियर टीम को लेकर गए हैं और दो दो बोइंग विमान, इवन इजिप्ट का भी वहां पर क्या प्लेन गया और इजिप्ट का प्लेन में भी जो इजिप्ट के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर जो खास तरह का आपको सिल्ट पाया जाता है, वो काफी ज्यादा जो रेडिएशन होता है उसको रोकने के लिए काम करता है, वो तक वहां पर गया है। और ये रिपोर्ट देखिए, अभी मीडिया जो आपका वेस्ट मीडिया है वो तो कवर करेगा नहीं, चीनी मीडिया इसको कवर नहीं करेगा, इसको आपका जो गल्फ का मीडिया है वो भी अजरबैजान वगैरह कवर नहीं करेंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा समय के साथ निकल कर सामने आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा बहुत हुआ है जो पाकिस्तान एकदम बौखलाया और बौखला के उसने अमेरिका को फोल्ड किया, अमेरिका इस मामले में कूदा। मतलब झूठा जश्न जो पाकिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है वो उस झूठ का पर्दाफाश हो गया है। राजन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। सैन्य इतिहासकार जो कि टॉम कूपर हैं, वो कह रहे हैं कि भारत ही विजयी था। बिल्कुल सच बोल रहे हैं। न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं, अगर दो के बीच में होता है न्यूट्रल बंदा आदमी दिखा सकता है, खाली टॉम कूपर नहीं, और अब जो मतलब इवन वाशिंगटन के थिंक टैंक्स हैं अब उनके बढ़िए, दे आर ऑल सेइंग कि भी टेक्नोलॉजिकली सुपीरियरिटी भारत ने अपनी दिखा दी है, एकदम क्लियर कर दिया है कि हमारे पास जवाब नहीं है हमारी टेक्नोलॉजी का। इट इज जस्ट दैट वो वेस्ट अभी ये सोच रहे कि अभी तक हमको क्यों नहीं पता था। तो मतलब फिर जो बड़ी बड़ी हाँक रहा है पाकिस्तान, वो तो यहीं से अंदाजा लग जाता है ना कि पाकिस्तान की जनता भी पूछ रही है, वो भी सवाल कर रही है कि भाई पिक्चर दिखा दीजिए, सबूत दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी जुड़ने के लिए। निपुण जी आपका भी धन्यवाद। कर्नल पठानिया आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल टर्की के साथ तो पूरी तरह से आप देखिए बायकॉट की वॉर अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक जवाब जरूर दिया है कि पाकिस्तान का अंत तो होकर रहेगा जिस तरह से वो आतंकवाद को यहां पर पाल रहा है, क्योंकि आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया गया है और उसी पर भारत काम भी कर रहा है। लेकिन फिलहाल बायकॉट टर्की पूरी तरह से देश के अंदर ट्रेंड कर रहा है। अब लोग भी इसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं। टर्की से बना हुआ सामान या आया हुआ सामान को बैन किया जा रहा है, बायकॉट किया जा रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।